पोस्ट डॉक्टर श्याम। नमस्कार, मैं आपका दोस्त डॉक्टर श्याम सुंदर हिस्ट्री लर्निंग में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आप कहानी सुनते हैं? चलिए कहानी सुनाता हूं आपको। किसी गांव में एक साधु रहते थे और साधु बड़े प्रसिद्ध थे। वो इस बात के लिए फेमस थे कि वो जब जब नृत्य करते थे तो बारिश होती थी। इसलिए जब उस गांव में आसपास के क्षेत्र में बारिश नहीं होती तो गांव वाले मिलकर के साधु जी से प्रार्थना करते और फिर साधु जी नृत्य करते और इस तरह बारिश होती थी। एक बार क्या हुआ, 4-5 पढ़े लिखे लड़कों ने जब ये बात सुनी तो वो बड़ा मजाक उड़ाने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, साधु जी के नाचने से बारिश होगी, हम लोग भी नृत्य करेंगे तो बारिश होगी। आ गए उसी गांव में, गांव वालों से कही ये बात तो गांव वालों ने कहा चलो आज देख लेते हैं लड़कों के नाचने से बारिश होती है या साधु जी के। तो फिर लड़कों ने नाचना शुरू किया। 1 से 1.5 घंटे तक जब लड़के नृत्य करते रहे बारिश नहीं हुई। कुछ तो उसमें थक हार के पहले बैठ गए और एक जो बहुत मेहनत कर रहा था थोड़ी देर में वो भी थक हार के बैठ गया और बारिश नहीं हुई। फिर ये हुआ चलो साधु जी के नाचने से बारिश होगी क्या, इसको देखते हैं। फिर साधु जी नृत्य करना शुरू करते हैं और करीब 6 घंटे तक जब लगातार साधु जी ने नृत्य किया तो बारिश भी हुई। लड़के भी देख करके हैरान, और गांव वाले तो पहले भी जानते थे कि साधु जी के नृत्य करने से बारिश होती है। लड़के साधु जी के चरणों में गिर गए, कहने लगा मान गए आपको, कैसे कर लेते हैं आप ये सब, आपके नाचने से तो बारिश हुई। तो साधु जी ने उनको जो आंसर दिया वो आंसर आप सुनिए और उसको अपने जीवन पर आत्मसात करिए। तो साधु जी ने कहा कि मैं पहली चीज़ तो ये कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मैं जब जब नृत्य करूँगा तो बारिश होगी ही, और दूसरी चीज़ कि मैं नृत्य तब तक करूँगा जब तक बारिश नहीं होगी। तो यही जीवन में भी है, जिस काम को आप ठान लेते हैं, जिस गोल को प्राप्त करने का आप दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, आप पहली चीज़ उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद पर विश्वास रखें, और दूसरी चीज़ जो है उसको उस पर तब तक काम करते रहें जब तक वो गोल हासिल ना हो जाए। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार और भारत में प्रसार को पढ़ रहे हैं। उसमें हमने देखा था कि 1632 में गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह से उनको एक फरमान प्राप्त होता है, और उस फरमान के बदले क्या था कि 500 वार्षिक पैगोडा के बदले वो गोलकुंडा के समस्त बंदरगाहों से व्यापार कर सकते थे। और इसी तरह का इनको एक फरमान फिर आगे प्राप्त होने वाला है। हम देखते हैं कौन सा फरमान है। तो पहले हम ये देख लें कि 1632 और 1639 में उसके बाद क्या हो रहा है। देखिए 1639 ये डेट, ये साल बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1639 में फ्रांसिस डे नामक एक अंग्रेज है, उसने चंद्रगिरी के राजा से कुछ ज़मीन पट्टे पर ली है। और चंद्रगिरी का राजा कौन है उस समय? दमरेला वेंकटरप्पा। कभी पूछ सकता है कि फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के जिस राजा से मद्रास की स्थापना के लिए पट्टे पर भूमि ली थी उस राजा का क्या नाम था, तो इसको ध्यान रखें, दमरेला वेंकटरप्पा। तो दमरेला वेंकटरप्पा से कुछ ज़मीन उसने पट्टे पर ली और वहीं पर उसी ज़मीन पर उसने मद्रास की स्थापना की। ये शहर जो मद्रास है इसकी स्थापना को लेकर के कई बार सवाल पूछा जा चुका है कि मद्रास का संस्थापक कौन है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कौन है? फ्रांसिस डे। कई बार पूछा जा चुका है ये। तो मद्रास के स्थापना की उसी ज़मीन पर, और वहीं पर एक किलेबंद कोठी या फैक्ट्री बना रहे हैं। एक किलेबंद फैक्ट्री जो स्थापित हो रही उसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई थी? कई बार पूछा जा चुका है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे मद्रास में हो रही है। और फोर्ट सेंट जॉर्ज किसके अंतर्गत है? तो मद्रास के अंतर्गत है। ये क्या है फोर्ट सेंट जॉर्ज? एक किलेबंद व्यापारिक कोठी या किलेबंद जो है व्यापारिक फैक्ट्री है। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। कई बार विभिन्न परीक्षाओं में किसी भी स्तर की परीक्षा में पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखेंगे। आगे 1651 में क्या हो रहा है? 1651 में एक ब्रिजमैन है
जो प्रभावशाली व्यक्ति थे, अंग्रेज थे, वो कंपनी में से जुड़े हुए थे, एक प्रभावशाली व्यापारी अधिकारी रहे होंगे। तो ब्रिजमैन ने शाह शुजा से अनुमति ले करके, ये शाह शुजा कौन है? ये उस समय बंगाल का सूबेदार है, बंगाल का प्रांतपति है। तो शाह शुजा से अनुमति लेकर के हुगली में एक व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना की है। और ये हुगली में व्यापारिक बस्ती जो बन रही है, इसको जो लाइसेंस प्रदान करवाने के पीछे जिसका हाथ है, जो इसका मेन रोल है, वो व्यक्ति कौन है? वो है ग्रेवियन बाउंटन। ये ग्रेवियन बाउंटन ये कौन है? ये एक ब्रिटिश चिकित्सक है जो शाह शुजा के दरबार में दरबारी चिकित्सक के रूप में रह रहा है। और उसी के प्रयासों से ब्रिजमैन को शाह शुजा ने हुगली में एक व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है। अब यही जो ग्रेवियन बाउंटन है, यही आगे चल करके कहते हैं, अभी देखिए किस तरह कुछ और छोटे प्राप्त करने वाला है। क्या किया इसने? शाह शुजा की एक बहन थी, और वो बहन कहते हैं बीमारी से पीड़ित थी। बताया जाता है वो बीमारी शायद जॉइंटिस थी, उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं है, तो उस पर परेशान नहीं होना। तो शाह शुजा की बहन कहते हैं बीमार थी, उसका इसने इलाज कर दिया, वो ठीक हो गई। चूँकि ये आधुनिक जो है चिकित्सा पद्धति से युक्त था और इसको मालूम था उसका समस्या का निदान, उसने कहते हैं उसकी बहन का इलाज कर दिया। और इससे शाह शुजा बहुत खुश हुआ, और खुश होकर के उसने क्या किया, एक फिर शाही निशान अर्थात फरमान जारी कर दिया। और उस फरमान के अंतर्गत उसने क्या किया है, देखिए 3000 रुपये वार्षिक, 3000 रुपये वार्षिक के बदले ये बंगाल से कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, के बदले बंगाल से मुक्त व्यापार। कहने का मतलब ये है कि 3000 रुपये एक बार वार्षिक रूप से दे देंगे, और फिर पूरे बंगाल के जो बंदरगाह हैं उनसे कोई उनको चुंगी या शुल्क कुछ नहीं देना है, उनको मुक्त रूप से व्यापार करें आराम से। कितनी बड़ी एक छूट इनको प्राप्त हो गई है। इसी तरह की तो छूट उनको गोलकुंडा से प्राप्त हुई थी 1632 में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल से मुक्त व्यापार की अनुमति। कई जगह इसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा लिखा हुआ है, कई बुक में लिखा हुआ है, आप उसको ध्यान रखें, आप गलत नहीं करेंगे। सिर्फ बंगाल से अनुमति प्राप्त हो रही है। और क्यों? क्योंकि बंगाल ये अनुमति इनको कौन दे रहा है? बंगाल का जो सूबेदार है वो दे रहा है। सूबेदार की पावर इतनी ही थी कि उस सूबे के अंतर्गत जितना भी क्षेत्र था, उसके क्षेत्रांतर्गत तो भी जो भी गतिविधियां हैं, जो भी ऑर्डर है वो दे सकते थे। तो बंगाल से मुक्त व्यापार की अनुमति इनको प्राप्त हो गई। और 1658 में देखिए क्या हो रहा है। 1658 आते आते जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो समस्त इनकी व्यापारिक बस्तियां थीं, वो समस्त व्यापारिक बस्तियां सेंट फोर्ट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। ये सेंट फोर्ट जॉर्ज वही मद्रास में स्थापित एक किलेबंद बस्ती है। एक प्रकार से अब उन सारी बस्तियों का प्रशासन सेंट फोर्ट जॉर्ज किले से, या सेंट फोर्ट जॉर्ज जो एक प्रकार से किलेबंद बस्ती है, उसके माध्यम से चलाया जाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब देखिए 1661 में क्या हो रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1661 में क्या हो रहा है, एक जो पुर्तगाली राजकुमारी हैं कैथरीन ब्रेगांजा, और इंग्लैंड के एक जो इस समय राजकुमार हैं चार्ल्स द्वितीय की शादी हो रही है। अब कहते हैं इस शादी भी हो रही है, क्योंकि इनको पैसों की ज़रूरत भी थी, इसलिए भैया शादी सोच समझ के करिएगा, पहले पैसे वैसे कमा लीजिए, नहीं तो पैसों की कितनी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। देखिएगा राजा को भी पैसों उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो चार्ल्स द्वितीय को कहते हैं पैसों की ज़रूरत पड़ी। अब कंपनी से इन्होंने उधार मांगा। जब कंपनी से उधार मांग रहे हैं तो कंपनी, अब चूंकि वो व्यापारिक कंपनी है, उसका कहते हैं 1.5 लाख पाउंड की समथिंग उनको उधार मांगा था इन्होंने। तो अब चूंकि व्यापारी हैं, व्यापारी फ्री में तो कुछ देते नहीं हैं, तो फिर वो भी कुछ सहूलियत मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? ठीक है हम आपको उधार दे देते हैं, लेकिन हमको कुछ अनुमति दे दी जाए। ठीक है, क्या चाहिए आपको? तो उनका बस्ती को किले बंद करने की अनुमति। वो पहले ही बंद करना शुरू कर चुके हैं, किंतु एक जो अनुमति है सैद्धांतिक रूप से, वो लीगल रूप से उनको भी नहीं मिली हुई थी, वो अब इसके यहाँ पर जो है इसके बाद प्राप्त होने वाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम अपनी बस्तियों की किलेबंदी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो स्थानीय शक्तियाँ हैं, लूटपाट लुटेरे हैं, वो उनसे खतरा है हमको। ठीक है आप कर लीजिए। दूसरी चीज़, अगर हम सेना रखना चाहते हैं ताकि हम उनका मुकाबला कर सकें, अगर कोई समस्या खतरा आता है तो ठीक है सेना रख लीजिए। अब इसमें ये कोई भी काम तो देखिएगा आप व्यापारिक नहीं है,
देखते, सिक्के ढालने की अनुमति। अब भाई आप व्यापारी हैं, सिक्के ढालने की अनुमति आपकी क्या ज़रूरत है सिक्के उक्के बनाने की? आप जहाँ हैं वहाँ की मुद्रा का प्रयोग करिए, अपने सिक्के ढालने की क्या ज़रूरत है? तो कहने सिक्के ढालने की अनुमति हमको दे दी जाए, ये भी इनको मिल गई। बस्ती को किलाबंद करने की अनुमति मिल गई। और अब और चीज़ क्या मांग रहे हैं? गैर ईसाई राज्यों से संधि या समझौता करने की भी अनुमति इन्होंने प्राप्त कर ली। वो शक्ति भी इनको मिल गई कंपनी को कि गैर ईसाई राज्य, अर्थात जब भारत के संदर्भ में बात करें तो वहाँ पर जो मुस्लिम राज्य हैं और कुछ हिंदू राज्य स्थापित थे उनसे संधि या समझौता कर सकेंगे, इसकी भी अनुमति मिल गई इनको। अब ये शादी हो गई इनकी चार्ल्स द्वितीय की। अब चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगालियों ने बम्बई दहेज में दिया है। एक पूरा शहर जो भारत का था वो बम्बई दहेज में दे दिया, क्योंकि बम्बई पर अभी तक जो उनका आधिपत्य था, नियंत्रण था, वो पुर्तगालियों का था। अब जब बम्बई उनको दहेज में मिल गया, अब वो दहेज में बम्बई मिला, उसको करते क्या वहाँ इंग्लैंड में? वो तो इंग्लैंड में रहते थे, उनका बम्बई से कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ रखने से। अब उन्होंने क्या किया, इस बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक के बदले 1668 में उन्होंने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक के बदले किराए पर कंपनी को दे दिया। कंपनी से कहा ठीक है, आप हमको सालाना 10 पाउंड दे दिया करना और आप लीजिए बम्बई को अपना वहाँ इस्तेमाल करिए, जो व्यापारिक कामों में है, अन्य कामों में जो भी है आप वहाँ उसका इस्तेमाल करिए, प्रयोग करिए उसका, और हमको 10 पाउंड वार्षिक दे देना। तो 1668 में कंपनी को, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, 1668 में कंपनी को बम्बई प्राप्त हो गया 10 पाउंड वार्षिक किराए के बदले। अब इसी बम्बई, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और जो बम्बई है इसका जो द्वितीय गवर्नर रहेगा गैराल्ड आंगियार, अब इसने कहते हैं 1669 से 77 के बीच, करीब 6-7 सालों में इसने, जो 7-8 सालों में इसका बम्बई का आधुनिकीकरण किया, उसने उसको आधुनिक रूप प्रदान किया। इसलिए बम्बई का वास्तविक संस्थापक, या बम्बई का संस्थापक, बम्बई का संस्थापक या वास्तविक, जो भी पूछा जाए, सारे सवाल सही हुए। बम्बई का संस्थापक, कई बार इस सवाल पूछा जा चुका है, बम्बई का संस्थापक कौन था, बम्बई का स्थापना कब हो रही है, किसी भी स्टैंडर्ड की परीक्षा में पूछा जा सकता है ये। तो बम्बई का संस्थापक कौन है? गैराल्ड आंगियार है। और बम्बई को उसने आधुनिक रूप प्रदान किया, तो उसमें क्या क्या किया उसने? बम्बई में एक टकसाल की स्थापना की, यहाँ से कहते हैं तांबे और चांदी की मुद्राएं निकला करती थीं। एक गोदी का निर्माण करवाया है। ये गोदी कोई बच्चों को लेने वाली गोदी नहीं है, ये गोदी एक प्रकार से गोदीवाड़ा, एक बंदरगाह है, वहाँ पर एक गोदी का निर्माण करवाया। और बम्बई जो शहर है उसकी किलेबंदी की उसने। ये तो इन तमाम प्रयासों से बम्बई को उसने एक आधुनिक नगर का रूप प्रदान किया है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पूछा जाए बम्बई का संस्थापक, तो हमेशा हमारा आंसर गैराल्ड आंगियार होना चाहिए। तो बम्बई का दूसरा गवर्नर हमने पढ़ा है, ये दूसरा गवर्नर जो हमारा रहेगा ये गैराल्ड आंगियार है। और बम्बई का प्रथम गवर्नर कौन है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बम्बई का प्रथम गवर्नर जॉर्ज ऑक्सीडेन या जॉर्ज ऑक्सीडाइन है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। संस्थापक पूछे तो अलग, और बम्बई का प्रथम गवर्नर पूछे तो ये जॉर्ज ऑक्सीडेन है। इसी गैराल्ड आंगियार ने, कहते हैं, एक बार कहा था कि अब समय की ज़रूरत है कि आप अपने हाथों में तलवार लेकर के अपने व्यापार का प्रबंध करें। तो कभी ये सेंटेंस अगर इस तरह से कथन पूछा जाए कि बम्बई के किस गवर्नर ने कहा था कि अब समय की ज़रूरत है, आप अपने हाथों में तलवार लेकर के अपने व्यापारिक कार्यों का प्रबंध करें, तो ये जो संस्थापक है बम्बई का गैराल्ड आंगियार, उसने ये स्टेटमेंट दिया था। अब जो आंगियार का जो उत्तराधिकारी हो रहा था, तो उसके बाद जो बम्बई का गवर्नर हो रहा है वो कौन हो रहा है? रॉल्ट। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे कि बम्बई के 3 गवर्नरों को क्रम से लगाने को दे दे और फिर कहे कि इनको हायरार्की वाइज, इनको जो है एक सीक्वेंस में सजाइए, तो फिर क्वेश्चन बड़ा कठिन हो सकता है। वो दे देगा रॉल्ट, हो सकता है आपने नाम ही ना सुना हो। आंगियार का तो अपने नाम सुना है, और जॉर्ज ऑक्सीडेन, इसमें हो सकता है आपको प्रथम द्वितीय में कन्फ्यूजन हो जाए कि आंगियार संस्थापक तो है लेकिन वो प्रथम है कि द्वितीय है। तो प्रथम गवर्नर जॉर्ज ऑक्सीडेन है, और द्वितीय गवर्नर गैराल्ड आंगियार है, और जो तीसरा गवर्नर हो रहा है क्रम से वो रॉल्ट है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए फटाफट रिवीजन कर देते हैं इसका। 1639 में फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से
जिसका नाम दमरेला वेंकटरप्पा है, कुछ ज़मीन पट्टे पर ली है और वहाँ पर मद्रास की स्थापना की है। और यहीं पर एक किलाबंद कोठी या किलेबंद फैक्ट्री की स्थापना की, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहा जाता है। आगे 1651 AD में ब्रिजमैन के नेतृत्व में एक दल जो है शाह शुजा के दरबार में जाता है और उसने शाह शुजा से हुगली में व्यापारिक कोठी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। और ग्रेबियन बाउंटन जो कि एक ब्रिटिश चिकित्सक थे, और वो चूँकि शाह शुजा के दरबारी चिकित्सक थे, इसलिए उन्होंने कहते हैं शाह शुजा की बहन का इलाज किया, जिससे वो खुश होकर के उसने इनको 3000 रुपये वार्षिक के बदले बंगाल से मुक्त व्यापार की अनुमति प्रदान कर दी। तो ग्रेबियन बाउंटन, इसको ध्यान रखना है। फिर 1658 में बंगाल बिहार उड़ीसा, 1658 तक बंगाल बिहार उड़ीसा की समस्त व्यापारिक फैक्ट्रियाँ सेंट फोर्ट जॉर्ज के अधीन कर दी गईं। और 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगांजा का विवाह इंग्लैंड के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ, जिन्हें पैसों की ज़रूरत थी। और फिर इसी क्रम में वो कंपनी से उधार मांगते हैं करीब 1.5 लाख पाउंड। तो उसी क्रम में जब उधार देने के बदले कंपनी ने राजा से कई सारी अनुमति प्राप्त कर ली, कई सारे छूटें प्राप्त कर ली, या यूँ कहें में बस्ती को किलेबंद करना, सेना को रखने की अनुमति है, सिक्के ढालने की अनुमति है, और गैर ईसाई राज्यों के साथ संधि या समझौता करने की अनुमति प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर 1661 में चूँकि पुर्तगालियों की तरफ से चार्ल्स द्वितीय को ये बम्बई दहेज में प्राप्त होता है, और फिर इंग्लैंड के राजकुमार ने 1668 में कंपनी को वो 10 पाउंड वार्षिक के बदले बम्बई दे दिया। और फिर बम्बई का आगे चल करके जब गवर्नर गेराल्ड लांगयार था, वो उसे बम्बई का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि उसने उस बम्बई को एक आधुनिक रूप प्रदान किया था। और फिर बम्बई का जो प्रथम गवर्नर रहेगा वो जॉर्ज ऑक्सीडेन रहता है, और उसके बाद जो तीसरा गवर्नर अर्थात जॉर्ज ऑक्सीडेन का जो उत्तराधिकारी है वो गवर्नर राउल्ट होता है। तो आप इसको देखिए, बार बार रिवीजन करिए, नोट डाउन करिए। और मैं इसको नोट डाउन इसलिए कर देता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम बिना नोट डाउन के पढ़ाने की नहीं है, बशर्ते ये है कि अगर नोट डाउन करते हुए पढ़ाएंगे तो कई लोगों का कहना है कि इसमें सर समय ज़्यादा लगता है, इसलिए आप पहले से नोट डाउन कर दिया करें तो फिर जल्दी हो जाता है। आप इसको देखिए, रिवीजन करिए, और आपको अच्छा लगता है, मदद मिलती है चैनल से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।